नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में डीडीहाट, गंगोत्री, कपकोट और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों में की गई घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विधायकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने अधूरी पड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने, उनमें प्रगति लाने के लिए निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान और क्षेत्रीय विकास के लिए की गई घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरी करें। देहरादून के बलुपुर चौक में स्वेच्छा से स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लेते हुए खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर सौरभ थपलियाल समेत कई लोग मौजूद रहे। शासकीय आवास पर सीएम धामी ने बाबा नीम करोली महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रोमो पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और मानवता के मूल्य को जन जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। बाबा नीम करोली महाराज का दिव्य जीवन आज भी करोड़ों लोगों के प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी शिक्षाएं सरलता, करुणा और भक्ति का अद्वितीय संदेश देती हैं। देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी चूक न हो, उसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल, डिप्टी एसपी और अन्य जवानों की तैनाती की गई है। खासतौर पर करीब 12 किलोमीटर लंबे रोड शो और मानव श्रृंखला को देखते हुए पूरे रूट को सेक्टरों में बांटा गया, जिनकी जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई है। कार्यक्रम स्थल पर आने वाले लोगों की सघन चेकिंग और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही हैं। जो 14 तारीख को जो आगामी 14 अप्रैल को वीवीआईपी महोदय का ये देहरादून जनपद में भ्रमण प्रस्तावित है, इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। जहां जहां भी वीवीआईपी महोदय का कार्यक्रम है, उन स्थलों पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में पुलिसकर्मी और अदर रैंक्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनमें सादे वस्त्रों में भी अपने खुफिया तंत्र और एलआईयू की टीम्स को लगाया है, ताकि ये जो हमारा वीवीआईपी विजिट है वो सकुशल संपन्न हो सके। यूकेडी की गढ़वाल संवाद यात्रा पौड़ी जिले के सतपुली पहुंची। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने विधानसभा चौबट्टा खाल की उपेक्षा के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पदाधिकारियों ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की गलत नीतियों से मंडल मुख्यालय पौड़ी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। वहीं यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश में राज किया, लेकिन मूल निवासियों के लिए ठोस नीति नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी से लगातार पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। सतपाल महाराज तो अपनी जो उनकी सोच है, अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण सत्र में वो जाहिर कर चुके हैं कि वो गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉरपोरेट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि गैरसैंण जो है राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की। जैसा कि आप जानते हैं कि गैरसैंण अगर राजधानी होती 26 साल पहले, तो सारी विकास की योजनाएं पहाड़ में बनती, जैसा शहीदों ने चाहा था। लखनऊ से जो दिक्कतें पैदा हो रही थी, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए पहाड़ी राज्य बनाया गया था और इस पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी थी। लेकिन सतपाल महाराज जी जैसे जो विधायक हैं, जो कि ये समझते ही नहीं कि पहाड़ में पहाड़ की राजधानी होनी चाहिए, वो क्या सोचेंगे चौबट्टा खाल के विकास के बारे में। देखिए, 6 महीने के लिए क्या बनना बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता होती तो सरकार आपको 5 साल के लिए मंत्री बनाती। लेकिन जनता ने आपको चुनाव जिताया, तीसरी बार जिताया। आपके पिताजी 25 साल रहे,
आपके पिताजी से भी वो काम नहीं हो पाए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर, आपसे भी वो काम नहीं हो पाए और भाजपा ने भी यही देखा कि आप मंत्री लायक नहीं हैं। तो ये एक कहने वाली बात है कि मैं 6 महीने के लिए नहीं बनना चाहता। हकीकत ये है कि भाजपा सरकार उन्हें मंत्री लायक समझती नहीं है। रही बात लैंसडाउन विधानसभा की, तो ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसका 70% जिम कॉर्बेट का 70% भाग इसी विधानसभा में आता है। फिर भी 70 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा इस विधानसभा के इस जिम कॉर्बेट से। गढ़वाल यात्रा में हम सभी मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं उनके घरों से निकल के आए हैं, उनके गृह क्षेत्र जनपद देखते हुए आए हैं। सब जगह स्थितियां वैसी हैं, अस्पताल अच्छे नहीं हैं, सड़क अच्छी नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, खेत पहाड़ियों के बंजर बढ़ चुके हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। 250 रुपये रोजगार, 400 रुपये पानी का बिल और 600 रुपये बिजली का बिल। पहाड़ी तो कर्जदार बनता जा रहा है, जबकि हम इस समाज यात्रा में यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई जल जंगल जमीन का अधिकार अगर नहीं लोगे, उसके लिए नहीं लड़ोगे, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम रह ही नहीं पाओगे यहाँ पर। तुम अपने ही स्रोत के पानी का बिल देते हो, फिर उसी पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है उसका भी बिल देते हो। क्या व्यवस्था मिलती है? क्या बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हम कर्जदार बन चुके हैं और ये 26 वर्षों में इन्होंने हमें लगभग बेच दिया है, पहाड़ियत लगभग खत्म कर दी है। और हमने तो उत्तराखंड बनाया था, ये वापस इस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। हमारी यूथ एड की जो तैयारी चल रही है, बूथ लेवल पे सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से हमारे तीनों यूथ जो आए, हमारे भाई आशीष नेगी, आशुतोष नेगी और क्या बोलते हैं कुलदीप रावत जी जो आए थे, उन्होंने एक नई ऊर्जा भरी है। हम पौड़ी से उनके साथ में चल रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, जो हम बूथ बूथ पर घर घर जाके काम करेंगे और उस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लोहाघाट के बाराकोट टैक्सी स्टैंड में वाहन चालक और यात्री बारिश से हो रहे जलभराव और कीचड़ की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। टैक्सी स्टैंड का निर्माण न होने के चलते टैक्सी चालकों को अपने वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े करने पड़ते हैं, जिस वजह से इस स्थान में अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। टैक्सी संचालक उमेश कालाकोटी और अन्य वाहन चालकों ने बताया कि टैक्सी स्टैंड न होने के चलते उन्हें अपने वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े करने पड़ते हैं और बरसात होते ही जलभराव कीचड़ जमा हो जाता है। को बना रहे तालाब हो रहा है। यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है कि जो ये ऊपर से सीमेंट रोड से जब बारिश हल्की भी बारिश होगी तो ये यहाँ पे तालाब बन जाता है। तालाब बनने से क्या होता है कि हमारी गाड़ी जब लगाएंगे तो वो सवारी जितनी भी है पानी सारा चप्पलों के माध्यम से ऊपर जाता है और कितनी बार यहाँ पे उसके चक्कर में जो पानी इकट्ठा होता है गाड़ियाँ बाइक वाले रपट गए हैं। मैं चाहता हूँ कि पिछली बार जो हम लोगों ने ये मांग उठाई थी यहाँ पे इंटरलॉक टाइल लगाने की बात कही थी जी साहब। सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों की आमद से गुलजार होने लगी है। वीकेंड पर देश भर के पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल का पर्यटन कारोबार बढ़ने लगा है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नगर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं और खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आए हैं। से 14 अप्रैल के बीच में एक लॉन्ग वीकेंड है और इस वीकेंड के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा अपना ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। पिछले हफ्ते हमने देखा जब 3 लगातार छुट्टियां थी तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, वो चाहे नैनीताल हो, भीमताल हो और कैंची धाम मुक्तेश्वर की तरफ हो। उसके दृष्टिगत इस हफ्ते के लिए ये डिसाइड किया गया है कि जो आउटर एरियाज हैं हमारे नैनीताल शहर के बाहर, नैनीताल शहर में पार्किंग फुल होने के बाद रूसी 1 और रूसी 2 पे नारायण नगर पे गाड़ियों को रोककर वहाँ से शटल के माध्यम से जितने भी पर्यटक हैं उन सभी को भेजा जाएगा। साथ में ही कैंची धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो आसपास के पर्यटक स्थलों से जितने भी टूरिस्ट हैं वो सभी वहाँ पहुँच रहे हैं।
इसके लिए भीमताल में काफ़ी बड़ी पार्किंग है, उस जगह से शटल के माध्यम से कैची धाम को भेजा जा रहा है। नैनीताल आके बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली हमारी एनिवर्सरी है परसों, तो हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए नैनीताल आए हैं। इतना प्यारा मौसम है यहाँ पे, इतना ठंडा है। दिल्ली से तो बहुत अच्छा है, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा है, इतना अच्छा ठंडा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। हम निकले थे रात को 11:30 बजे, हम सुबह 5:30 बजे कोट गोदाम पहुँच गए, वहाँ से हम बस से 7:30 तक यहाँ पे आ गए। हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। तो आपका गेट है जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना, वहाँ रोका गया और हमको पार्किंग के बजाय अंदर छोड़ते नहीं थे, और हमको बोला गया कि पार्किंग होगी तो अंदर जा सकते हैं, नहीं तो पीछे जाना पड़ेगा या लोकल टैक्सी रहनी पड़ेगी। जो लोकल टैक्सी 1,500 से 2,000 रुपये चार्ज करती है वहाँ से नैनीताल आने के लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास पार्किंग की पर्ची थी, इसलिए हम आ गए, लेकिन तभी भी हमको आधा घंटा लगा उधर। अभी तो बढ़िया है क्योंकि हम बम्बई से है, तो हमारे लिए ये मौसम तो बहुत बढ़िया है। ठंड लगती है लोकल के हिसाब से, लेकिन वो बेरेबल है, अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। देहरादून के DAV कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग के मामले में हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। छात्र प्रतिनिधि की शिकायत पर कोतवाली टर्नलवाला में तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से वहां मौजूद छात्र छात्राओं और आम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। DAV छात्र संघ का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था। इस वार्षिक समारोह में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका कि वीडियो वायरल हुआ। थाना टालानाला पुलिस के द्वारा वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए इसमें सोमोटो जांच प्रारंभ की गई। आज जांच उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई थाना टालानाला पुलिस द्वारा की गई है, जिसके तहत मासूम शर्मा के विरुद्ध FIR नंबर 63/2026 अंतर्गत धारा 296, 351, 352 और 79 BNS के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी गई है और जल्दी ही मासूम शर्मा के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैसाखी का पर्व हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में देश भर से आए श्रद्धालुगण मां गंगा में स्नान करके गंगा से आराधना कर रहे हैं। बता दें कि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। ये त्यौहार पंजाबी समुदाय में खासी धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों को सुरक्षा लेकर उसके कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और मेला क्षेत्र में 10 जोन और 33 सेक्टर में बांटकर पुलिस बल तैनात है। बैसाखी का मतलब ही है वैशाख मास का पर्व। बैसाखी पंजाब हिमाचल वालों के लिए तो 13 तारीख को नियत ही होती है और इस पर्व पे स्नान का विशेष महत्व कहा गया है। बाकी जिस दिन वैशाख मास की संक्रांति पड़ती है, सूर्य मेष राशि में संक्रमण करते हैं, तो ये मेष की संक्रांति भी कहलाती है। इस दिन से नव सौर वर्ष आरंभ होता है। इसी दिन से घरों में जितने भी शुभ काम है उनकी आरंभ हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी आज के दिन से ही माना जाता है। आज के दिन स्नान का और दान का विशेष महत्व बताया गया है। बैसाखी पे जो व्यक्ति स्नान करने के पश्चात अपने गंगा गुरु और या अपने पुरोहितों को दान करता है मौसमी फल, रस वाले पात्र, जल भर के दिया गया मिट्टी का या और किसी धातु का पात्र, ऐसा कहते हैं कि ये 10,000 वर्षों की तपस्या का फल और एक आज के दिन स्नान करने के पश्चात किया गया दान एक समान बताया गया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के मध्य किया गया 1 मन स्वर्ण का दान और कुंभ आदि क्षेत्र हरिद्वार, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड आदि में स्नान करने का फल एक समान बताया गया है। आज का बहुत महत्व, आज एकादशी भी है, हम हिंदू धर्म में बैसाखी भी, आज दोनों चीजें इकट्ठी हुई हैं, तो एकादशी को तो हम बहुत महत्व देते हैं और साथ में बैसाखी को भी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मोक्ष तो क्या मिलता है, बस ये है कि भगवान की कृपा है, हम यहाँ आए हैं, गंगा मैया के तट पे आ गए, हमारे लिए तो वही सबसे बढ़िया है। मोक्ष तो मिले वो तो बाद की बात है। हम तो इसी को बहुत हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज के दिन हम यहाँ हैं एकादशी पे,
सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए। आज बैसाखी का जो है स्नान है, शाही स्नान। इस दिन हम लोग जो है रहने वाले तो बनारस के हैं, मगर इस समय हरिद्वार में हम लोग अपने कुछ काम से आए हुए थे। तो आज हरिद्वार में जो है बैसाखी स्नान के दिन जो है हम लोग दिव्य स्नान किए और स्नान करके अब जाएंगे माता रानी के दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शाही स्नान हुआ। और गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले चंपावत जिले के हैं और गंगा स्नान किए हैं और गंगा स्नान करने में बहुत आनंद आया गंगा जी की कृपा से। और जिसका भी अच्छा कहते हैं सौभाग्य होता है वही जो गंगा स्नान के लिए आ पाता है। और बैसाखी का पर्व भी, और ये जो कहते हैं शुभ महीना शुरू हो रहा है कहते हैं बैसाखी का, और बैसाखी स्नान, बैसाख के महीने स्नान करना पुण्य का और पुण्यदायी फलदायी होता है और जीवन के लिए सुख शांति समृद्धि वाला कहते रहता है, यही मेरा कहना है। और सभी जो है सनातनी लोग गंगा स्नान करने के लिए आए और माँ गंगा का आशीर्वाद लें। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, जय सिया। हाँ जी, आज गंगा स्नान किया है और इस दिन को हम इसलिए मानते आ रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े जो है, हमारे जो सब बड़े बताते हैं कि आज का दिन बहुत विशेष होता है और ये तो बहुत सालों बाद आया है जिसमें एकादशी भी है और बैसाखी का दिन भी पड़ता है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली है कि आज गंगा मैया हमें अपने आप बुला रही है और हम नहा रहे हैं। नहीं तो इतनी ठंड में कोई भी नहीं आ सकता कि सुबह सुबह आए और नहाए। इसके लिए हम बहुत भाग्यवान मानते हैं अपने आप को और सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा मैया ने जैसे हमें बुलाया ऐसे सबको बुलाए और अपने दर्शनों से हमें अवगत कराए। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विभागों से संबंधित 30 समस्याएं दर्ज कराई गई। इस दौरान कुछ समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया और शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। आज जन सुनवाई में 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पे ही किया गया है और कुछ शिकायतों को संबंधित विभागों को रिफर किया गया है, जिसका परीक्षण करके वो अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सर, किस प्रकार की ज्यादा शिकायतों में कुछ शिकायतें थी जहां अतिक्रमण से जुड़ी हुई शिकायतें थी, चक्रोड को लेकर के, जल निकासी को लेकर के। इसके अलावा कुछ मांग थी, जैसे लोगों को गैस सिलेंडर चाहिए, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ बारात है, तो उसके लिए गैस सिलेंडर की डिमांड थी। तो इस तरह की शिकायतें प्राथमिकता थी और इस पे विद्युत संयोजन को लेकर भी शिकायतें थी। कुछ शिकायतें कॉमन होती हैं, जैसे अगर हम सप्लाई से जुड़ी हुई कुछ शिकायतों की बात कर लें या हम विद्युत से जुड़ी हुई शिकायतें बात कर लें या अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है उनको लेकर शिकायतें हैं या माइनिंग को लेकर शिकायतें हैं, तो कुछ शिकायतें रिपीट होती रहती हैं और उसका निस्तारण भी समय समय पर किया जाता है। लेकिन ऐसी शिकायतों की जो संख्या होती है वो प्रायः देखी गई है कि वो आती रहती है। ऋषिकेश के मुनि की रेती से वायरल हुआ एक वीडियो नगर पालिका की व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक कठोर सच है। वीडियो में अधजला शव गंगा नदी में तैरता देख एक युवक ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। पूर्णानंद मुक्ति धाम में 3 शय निर्माण न होने से बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है। अधूरी व्यवस्थाओं के कारण कई बार शव पूरे तरीके से नहीं जल पाते और लोग उन्हें गंगा में प्रभावित कर चले जाते हैं, जिस वजह से मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरीके। और देखो तगड़ियों, बहुत बुरा लगता है जी, माँ गंगा में जो है इस तरीके से ये मनुष्य की हड्डियां हैं और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से ये जलाई नहीं गई है और इस तरीके से माँ गंगा के किनारे पे ये अटक रही है, जिस वजह से मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरीके से हमें माँ गंगा को दूषित नहीं करना चाहिए और जो भी अस्थियां हैं उनको बढ़िया से जलाना चाहिए ताकि हमारी माँ गंगा स्वतंत्र अच्छे से बहते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन पीएम 11,970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देहरादून दिल्ली हाईवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 6200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं।
पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे करीब 11,970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्री महज 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। खबर है कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी डाटकाली मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और टनल से 18 किलोमीटर का मार्ग तय कर जसवंत ग्राउंड पहुंच जाएंगे। देखिए, बहुत उत्साह है लोगों में और बहुत समय से ये जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना है और खासकर एक ग्रीन कॉरिडोर है, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी भी है ताकि जो हमारा वहाँ पर वन्य जीव है वो प्रभावित न हो, उसके लिए भी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई हैं। तो इसके उद्घाटन की बहुत समय से इंतजार था। आज जो समय आ गया और 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसको जनता को सौंपने जा रहे हैं। बहुत उत्साह में लोग हैं, तैयारियां चल रही हैं और एक ऐतिहासिक इवेंट इसको बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन करेंगे बल्कि हजारों करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की 250 मेगावाट क्षमता वाली नई यूनिट का शुभारंभ भी शामिल है। इसके साथ ही टिहरी हाइड्रा पावर कॉम्प्लेक्स की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 2400 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। नई 250 मेगावाट यूनिट जुड़ने से ये देश का सबसे बड़ा ऊर्जा हब बन जाएगा। देखिए, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अभी परसों हमारे कोई कार्यकर्ता आए हैं उस रूट पर, क्योंकि वो रूट खोला गया है ट्रायल के लिए। तो उनका ये कहना है कि 2 घंटे 18 मिनट में अक्षरधाम से देहरादून पहुंच चुके थे। आप कल्पना कीजिए, जहाँ 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, आज अगर हम 2.5 घंटे के अंदर देहरादून पहुँच रहे हैं तो कितना फ्यूल बच रहा है, कितना वेयर एंड टियर गाड़ी की बच रही है, कितना मेरा समय बच रहा है और कितना देहरादून से दिल्ली नज़दीक हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और एक उत्तराखंड के विकास में एक मील का पत्थर ये हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे है ये साबित होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक मेगा शो होने जा रहा है, आप भी देखिएगा, आनंद लीजिएगा। हाईवे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देहरादून की बहुप्रतीक्षित रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 6,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये परियोजना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की मानी जा रही है। रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर बनने वाला ये एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 26 किलोमीटर लंबा होगा। परियोजना के तहत बिंदाल नदी पर करीब 14 किलोमीटर और रिस्पना नदी पर लगभग 12 किलोमीटर लंबा 4 लेन मार्ग विकसित किया जाएगा। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना पूरे होने से देहरादून में ट्रैफिक दबाव बहुत कम हो जाएगा। हाईवे एलिवेटेड रोड परियोजना का शिलान्यास के साथ ही टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की 250 मेगावाट क्षमता वाली ये नई यूनिट के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी उधम सिंह नगर स्थित पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का शिलान्यास करेंगे, जिससे 524.7 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बनाया जाएगा। इस 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 1340 मीटर के मौजूदा रनवे को बढ़ाकर 3000 मीटर किया जाएगा। रनवे के विस्तार के लिए 7.87 किलोमीटर लंबा एक NH बनाया जाएगा, जिस पर 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तैयार करने के लक्ष्य जनवरी 2028 तक के है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपावत जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा में एक आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच व्यापार, आवागमन और सीमा पर पार कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस पोर्ट में कस्टम, इमिग्रेशन और कार्गो हैंडलिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये पोर्ट भारत और नेपाल के बीच मैत्री सेतु के रूप में कार्य करेगा। चौगन को अपनी बात बताएं, आप उनसे पूछिए कि आपकी क्या अचीवमेंट है। अपराध देखें, उसमें क्या अचीवमेंट है, क्या वो अचीवमेंट है उनकी उपलब्धि है जो इतना अपराध बढ़ा है यहाँ पर और बड़े बड़े लोगों को, गैंगस्टर्स को यहाँ पर संरक्षण मिलता है, ये उनकी अचीवमेंट है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।